हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माइग्रेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर संविधान क्यों और कैसे के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर। मतलब इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संविधान क्यों और कैसे में। सबसे पहले यहां पर हम परिचय देखेंगे कि चैप्टर है क्या, कैसे है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद सारे टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे और एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक को कवर करेंगे। यह पुस्तक जो है, अगर हम इस बुक की बात करें, जिस बुक को हम पढ़ने वाले हैं, ये संविधान की कार्य प्रणाली है ना। क्या बताएगी? संविधान की कार्य प्रणाली को समझाएगी कि कैसे काम होता है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे कार्य करेंगे और उसका सिस्टम क्या है काम करने का, ये बताएगा। अब कार्य प्रणाली का मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे सर यार ये इसका क्या मतलब हो गया? तो कार्य प्रणाली से मतलब ये हो गया कि आपको समझना होगा कि वो काम कैसे करती है। एक किताब रख दी है तो आप बोलेंगे किताब कैसे काम करेगी? तो किताब में लिखे जो प्रोविजन है उनके तहत देश कैसे चलेगा, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं कंट्री को चलाने के लिए, सिटीजन्स को क्या राइट दिए गए हैं, सरकार के क्या राइट हैं, सबकी सीमाएं क्या हैं, सबकी ड्यूटीज यानी कि जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या होंगे, ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, संविधान के अलग अलग पहलुओं के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब जाकर संविधान आपको बता पाएगा कि वो क्या क्या करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है। हमें यह भी देखना है कि विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब संस्थाओं का मतलब क्या हो गया और आपसी संबंधों का मतलब क्या हो गया? संस्थाओं का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक कार्यपालिका हो गई है ना, कार्यपालिका हो गई, फिर एक हमने संस्था मान ली विधायिका, एक संस्था मान ली हमने न्यायपालिका, एक संस्था मान ली हमने वित्त आयोग, एक संस्था मान ली हमने नीति आयोग। तो आपको इनके संबंधों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इनके संबंधों के बारे में नहीं पता है, संबंध का मतलब क्या हो गया? तो संबंध का मतलब हो जाएगा कि कार्यपालिका का विधायिका के साथ क्या रिलेशन है, विधायिका का न्यायपालिका के साथ क्या है, न्यायपालिका और वित्त आयोग, नीति आयोग, ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या इनके रिलेशन है। अगर रिलेशन नहीं है तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? मान लीजिए कार्यपालिका को सरकार कहते हैं, दी एग्जीक्यूटिव कहलाती है, तो अब और विधायिका हमें खास तौर से हमारी संसद आती है, तो अगर सरकार संसद में बात नहीं करेगी तो कहां करेगी? तो इनके संबंध आपस में होते हैं, तो इनके संबंधों के बारे में भी हमें यहां पर पढ़ना है कि क्या संबंध यहां पर हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें यह भी समझना है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के किस संविधान से हुई है, यह भी हमें समझना पड़ेगा, यह भी हमें बताना पड़ेगा। इस अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चार चीजें खास तौर से पता चलेंगे कि आप संविधान किसे कहते हैं, फिर आप संविधान समाज को क्या देता है, और इसके अलावा संविधान में शक्तियों का या समाज में शक्तियों का बंटवारा संविधान कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया है। इनको आप यहां पर पढ़ेंगे, इनको आप यहां पर समझेंगे, इनको जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे तो हमारे और टॉपिक क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले बात आएगी कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, पहली चीज तो इस पर बात करेंगे। फिर दूसरा आएगा कि इसी के अंतर्गत संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड द एश्योरेंस। फिर निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स के बारे में बात करनी है। इसके बाद सरकार की शक्तियों की सीमाओं के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सीमाएं सरकार की हो सकती हैं, समाज की क्या आकांक्षाएं हैं और सरकार कैसे उनको लक्ष्य बनाती है, ये भी हमें बात करनी होगी। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, संविधान के समर्थ बनाने के या संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या होंगे, उनको बात करेंगे। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होगी, संविधान की सत्ता क्या होगी, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, संविधान के प्रचलन में लाने के तरीके, मोड ऑफ जो कैसे इनको हम लाएं, प्रोमुलगेशन कैसे होगा, कैसे आप इसको चलन में ला रहे हैं, क्या तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। संविधान के मौलिक प्रावधान के बारे में भी हमें बात करनी है कि इनके क्या बेसिक फंडामेंटल प्रोविजंस क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान कैसे बनाया गया,
हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे तैयार हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे संविधान सभा का स्वरूप, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर आप पढ़ेंगे संविधान सभा की कामकाज की शैली, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेलिब्रेशन, कैसे वो कामकाज कर रही है, कैसे उनका काम हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कार्यविधि प्रोसीजर्स क्या होंगे और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत क्या होगी, इसके बारे में हमें बात करनी है। संस्थागत व्यवस्थाएं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या होंगे, इनको हम देखेंगे। विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे, निष्कर्ष की तरफ चले जाएंगे। तो इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने। तो पहला टॉपिक आता है कि संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या संबंध है। ये सारे सवाल हमने देखे हुए थे, इन सारे सवालों को अब जानते हैं। और ये सारे सवाल उतने कठिन नहीं है जितना आपने सोच के चले। हमको पता है कि संविधान क्या है, तो संविधान क्या है हम जानते हैं कि ये क्या है, एक बेसिक रूल्स की बुक है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चलती है। बेसिक रूल ऑफ द कंट्री है, देश के आधारभूत नियम है जिनसे देश चलाया जाएगा, उसको संविधान कहते हैं। इसके कार्य क्या है, तो इसका पहला काम है देश को, सोसाइटी को, लोगों को, राज्य को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलाना, इसका पहला काम है। फिर इसके अंदर हम कई सारे काम और देखते चलेंगे, कैसे समाज को पावर देना है, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे सोसाइटी को और आगे रन करना है, कैसे कंट्री को और अच्छा बिल्ड करना है, ये सारे काम इसके होंगे। समाज की भूमिका क्या होगी, चूंकि चीजें समाज से लेकर ही संविधान में डाली गई हैं, तो संविधान समाज को कुछ वैसे ही देखता है जैसे समाज संविधान को देखता है। मतलब ये समाज के उत्थान के बारे में ही बात करने वाला है। और हमारे दैनिक जीवन में भी इसके बहुत सारे संबंधों की बात आती है। मान लीजिए हमारे साथ कोई गड़बड़ी हो गई तो हम क्या करें, तो संविधान में प्रोविजन किए गए हैं, तो हमारे दैनिक जीवन से भी इसका मामला है, जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आ जाएगा, जिसपे बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हम, आप देखिए, कई बार अपन किताब से अलग जाकर कुछ एग्जाम्पल लेकर पढ़ते हैं। अगर ये फ्रीडम नहीं दी गई होती तो अपन बात नहीं कर पाते। तो ये डेली लाइफ की बातें हैं, रोज की बातों में ये देखने को आपको मिलता है। अब संविधान क्या है, संविधान जो है वो तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, ये हम जानते हैं। अब तालमेल कैसे बढ़ाएगा, तो आप सबसे पहले समझिए कि आप अगर हैं तो आप किसी एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, और समूह जो होगा वो कई सारे लोगों से मिलकर बना होगा। मतलब समूह की अपनी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, और उसमें कई सारे सदस्य आपको देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से भिन्न होंगे। भिन्नता के आधार आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि धर्म के आधार पर होगा, व्यवसाय के आधार पर होगा, योग्यताओं के आधार पर होगा, शौक अलग होंगे, बूढ़े जवान होंगे, धनी गरीब होंगे। धर्म कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। व्यवसाय कोई अमीर, मतलब कोई थोक का व्यापार, कोई फुटकर का, कोई लोहे का, कोई पसरट का, परचून का, ऐसे कुछ काम कर रहे होंगे। योग्यताएं, कोई 8वीं तक पढ़ा है, कोई 12वीं तक पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन किया है, किसी ने बहुत हायर एजुकेशन की है, ये एजुकेशनल योग्यता की बात हो गई। फिर योग्यता ये होती है कि किसी ने बहुत अच्छा व्यापार सेट कर दिया, किसी ने बहुत अच्छे काम कर दिए, ये भी योग्यताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। शौक, किसी को पिक्चर देखने का शौक, किसी को खेल खेलने का शौक, किसी को पड़े रहने का शौक, ये शौक के आधार पर भी अलग होंगे। ये उम्र के आधार पर तो अंतर हो ही जाता है बूढ़े जवान का, और साथ ही पैसे के आधार पर अंतर होगा अमीर और गरीब का। ऐसे समूह के सदस्यों में आप देखेंगे कि कई सारे विवाद आपको देखने को मिलेंगे, और ये विवाद कई सारे पहलुओं को लेकर होंगे। जैसे संपत्ति रखने की इजाजत किसको होनी चाहिए, ये एक डाउट आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पहले देखें तो संपत्ति का अधिकार कुछ निश्चित लोगों के पास ही हुआ करता, सबके पास नहीं था। बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता पर यह अनिवार्यता है, या चाहे तो भेजें चाहे तो ना भेजें, ऐसा भी कुछ है। तो ये भी बात होगी। समूह अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे, कितना पैसा खर्च करे, क्या पैसा खर्च करने की जगह समूह पार्क बनवा दे बहुत सारे। सदस्यों से भेदभाव करने देना चाहिए, जो उसके अपने ग्रुप के मेंबर हैं, अपने समूह के सदस्य हैं, उनके साथ भेदभाव होने देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक गांव के समूह को अगर आप उठाते हैं तो उसमें भेदभाव होता है। तो इस आधार पर विवाद के कई सारे कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, जिन कारणों की चर्चा हमने करी है कि इन आधारों पर कुछ आपको विवाद देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे कि सभी के जो अंतर हैं वो अलग अलग स्तर पर होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल वाली बात कर रहे हैं तो उसका लेवल, और जो हम सदस्यों के साथ अंतर की बात कर रहे हैं उसका लेवल सेम है। अलग अलग अंतर आपको देखने को मिलेंगे। इन सब, अगर जैसे मान लीजिए आपको समझ में ना आया हो, मैंने शिक्षा की बात करी, यहां पर मैंने शिक्षा की बात करी और सदस्यों के साथ भेदभाव की बात करी। तो आप जानते हैं कि सदस्यों के साथ जो भेदभाव होता है वो किस आधार पर होता है। तो ये आपको पता है कि ये भेदभाव हो जाता है,
ये भेदभाव किस आधार पर हो जाता है? तो भेदभाव हो जाता है जाति के आधार पर। मतलब कि अगर यहां पर ऊंची जाति और नीची जाति के लोग हैं तो भेदभाव हो जाएगा। अगर आप शिक्षा का देखें यहां पर, तो शिक्षा में अगर आप देखें तो किसी भी जाति का है, किसी भी जाति का है, आप यहां पर भेदभाव देख सकते हैं लिंग आधारित। मतलब महिलाओं को पढ़ाने का या उनको स्कूल भेजने का दायित्व जो है वो कम लिया करते थे घर वाले, बोले इनको ज्यादा पढ़ाना नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो भेदभाव आप दोनों जगह देख सकते हैं। तो इनके अंतर अलग अलग समझ में आए होंगे। एक जगह पर अंतर आपको लिंग आधारित आया, एक जगह पर जाति आधारित आया। लिंग आधारित में आप देखेंगे बड़े घरों में भी, मतलब बड़े घर कह दिया, ऊंची जातियों के अंदर भी आपको देखने को आएगा कि वहां पर भी लोग अपनी बेटियों को कम पढ़ा लिखा रहे हैं। सेम स्थिति मध्यम वर्ग में, सेम स्थिति जो दलित वर्ग है उस पर भी आपको देखने को मिल रही थी। तो अंतर आपको अलग अलग स्तर पर देखने को मिलेंगे। अब दिक्कत यह है कि इतनी सारी विभिन्नताएं हो जाएं, इतनी सारी समस्याएं आ जाएं, कुछ भी हो जाए, इन सब के बावजूद रहना तो आपको एक दूसरे के साथ ही है। समूह के सभी सदस्य आप एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और आपकी डिपेंडेंसी भी एक दूसरे के साथ रहेगी। आश्रित रहेंगे आप, जैसे मान लीजिए अलग अलग काम को लेकर आपको एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। तो आपको जब आश्रित रहना है तो आपको सहयोग की जरूरत भी है कि एक दूसरे का सहयोग करें, इतनी विभिन्नताओं, इतने विभेद के बाद भी। अब इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो इनको एक साथ रहने के लिए कुछ अपने से साझा नियम बना लेने चाहिए, कुछ एक कॉमन चीजें बना लेनी चाहिए जिनके आधार पर ये उनकी जो जीवनचर्या है, मतलब जो जीवनचर्या है या दैनिक दिनचर्या है उसके इर्द गिर्द घूमे। तो क्या कर सकते हैं एक साथ रहने के लिए? तो ये क्या करें, कुछ बुनियादी नियमों को तैयार कर लें। कुछ बुनियादी नियमों पर समाज के सभी वर्ग के लोग तैयार हो जाएं। और ऐसे नियम आपको क्यों चाहिए? ऐसे नियम आपको इसलिए चाहिए ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस ना करे, किसी के साथ गलत बर्ताव ना हो, सभी के साथ सभी लोग अच्छा बर्ताव करें, अधिकारों की सुरक्षा आपको रहे कि आपके क्या अधिकार है वो आपको पता हो। न्यूनतम समन्वय के लिए आपको इन नियमों की आवश्यकता होगी, है ना। न्यूनतम समन्वय अगर आपको करना है तो आपको इन नियमों की आवश्यकता यहां पर होगी। ये नियम आपके लिए आवश्यक यहां पर होंगे। क्या होंगे नियम? इनको कैसे देखेंगे? तो आप इनको देखेंगे कि ये नियम जो हैं उन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमको नियम दिए गए हैं। और ये नियम जो है जानकारी तो है, लेकिन इसे देश पे लागू किया गया हो, समाज के ऊपर लागू किया गया हो, लोग उसका पालन भी करें। अगर पालन करने की स्थिति ना हो तो न्यायालय से उसे दंड भी दिया जाए जो इस नियमों को ना मानता हो। तो अगर ये बातें हैं तो ये क्या करेंगे, फिर समन्वय स्थापित करने के लिए नियम पर्याप्त हो जाएंगे। तो संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। क्या हो? समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यह संविधान का पहला काम यहां पर हो जाता है। अब आगे बात करते हैं निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो संविधान आप देखें, संविधान जो है वो कुछ बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। इस सिद्धांतों के आधार पर राज्य का निर्माण भी होता है और राज्य का शासन भी चलता है। संविधान के द्वारा राज्य का निर्माण भी होगा और उसी के माध्यम से राज्य चलता हुआ भी आपको दिखेगा। अब बुनियादी नियम क्या हों और ये बुनियादी नियम कैसे हों, तो हम क्या देखें इनको कि कैसे कहें कि बुनियादी नियम है हमारे लिए और ये किसी राज्य का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ राज्य का शासन भी कर रहे हैं। तो हमें इनको यहां पर देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। अब ये नियम कौन बनाएगा? अगर आप ये फोटो यहां पर देखें, एक बार इस फोटो को गौर करें और इस पर देखेंगे कि कई प्रकार के लोग आपको यहां पर देखने को मिले। एक बार फोटो देखिए आप, फिर अपन बात करते आगे। तो देखो ये फोटो देखकर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संविधान बनाने में बड़ी समस्या रही होगी। कुछ विवाद तो आया होगा कि नियम कौन बनाएगा। ये नियम बनाने को लेकर कुछ ना कुछ विवाद आया होगा, क्योंकि यहां पर आप अलग अलग वर्ग के लोगों को देख पा रहे होंगे और सबको साथ लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये विवाद हो सकता है और फिर इसको तय भी करना पड़ेगा कि संविधान या नियम बनाएगा कौन। ये नियम कौन बनाएगा, इसके पीछे कौन होगा, ये बिल्कुल तय करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बोले बन जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं, करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कौन बनाएगा, कैसे बनेंगे, क्या सिस्टम होगा, ये सब कुछ तय करना पड़ेगा। ये सभी प्रश्नों के उत्तर कहां मिलते हैं? आपको संविधान में मिलते हैं कि नियम कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, देश कैसे चलेगा, कैसे लोग रहेंगे, सरकार कैसी रहेगी, सब कुछ संविधान में बताया गया है। क्योंकि संविधान ही यह तय करता है, या जिस देश में बनने वाला होगा संविधान, तो उस देश में संविधान ही तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा।
संविधान कौन बनाएगा? इसके कई सारे उत्तर हैं कि भाई अब आपने कहा कि सर संविधान ने तय कर दिया कि नियम कौन बनाएगा, ये नियम कौन बनाएगा, ये संविधान ने तय कर दिया, तो अब सवाल आएगा कि संविधान को कौन बनाएगा, इसको कौन बनाएगा, ये भी तय करना पड़ेगा। तो इसके कई सारे उत्तर हैं। अगर आप राजतंत्र में देखेंगे तो ऐसा संविधान राजा के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर आप पुराने सोवियत संघ में देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके द्वारा ही सारा काम किया जा रहा है। और अगर लोकतंत्र देखते हैं तो उदाहरण के तौर पर आप भारत को देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, जनता का इन्वॉल्वमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जनता का ज्यादा उसमें आप झुकाव देख पाएंगे। लोकतंत्र जो है, अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत को ले लें, और भारत को अगर आप देखते हैं तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, जनता है ना, लोकतंत्र में क्या हो जाती है, जनता ही मालिक होती है, जनता के द्वारा या जिसको आप प्रजा कहते हैं, इनके द्वारा ही क्या होगा, चीजें तय की जाएंगी कि कैसे हमें देश को चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, कैसे संविधान बनाना है। अब जनता क्या करेगी, तो जनता क्या करती है, जनता यहाँ पर अपने प्रतिनिधि चुनती है, क्या चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, और इनके माध्यम से इन्हें संविधान सभा में भेजती है, आगे हम चर्चा करेंगे, संविधान सभा में भेजती है और इनके माध्यम से क्या बनवा लेती है, संविधान तैयार करवा लेती है, और फिर वो संविधान सभी के लिए काम करता है, पूरे देश के लिए काम करता है। तो ऐसा कि आप देख पाए कि जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुन लिए गए, क्योंकि पूरी जनता का जा पाना यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। तो संविधान का दूसरा काम क्या हो गया कि वो स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ये भी बातें संविधान को यहां पर तय करनी होंगी या करता है। अब अगर हम बात करें कि सरकार की शक्तियों की सीमाओं के बारे में हम देखें तो यह तय हो गया कि निर्णय कौन करेगा, हमने देख लिया, यह तय हो गया कि निर्णय कौन करेगा, तो हम जान गए कि संविधान करेगा, और संविधान के अंदर ही वो कुछ नियम आएंगे। और हमने ये भी देखा कि संविधान बनाएगा कौन, हम इसको भी यहां पर समझ चुके कि संविधान बनाने की बात जब भी आएगी तो कौन बनाएगा। अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और उदाहरण के तौर पर आप अगर भारत को लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप भारत को लेते हैं तो यहां पर क्या कौन बनाएगा, जनता के द्वारा संविधान बनाने का कार्य किया जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमने देखा इनडायरेक्टली होगा। तो सत्ता ने कानून बनाए, हमने देख लिया सत्ता ने कानून बनाए। अब आपको ये कानून ऐसा हो सकता है कि पूर्णतः गलत लगे, भाई सत्ता के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कानून बनाए गए हैं वो पूर्णतः गलत हो। देखिए मान लीजिए कि अगर हम मान लें यहां पर कि दो लोग हैं, एक है श्याम और दूसरा है मोहन। श्याम ने कानून X बनाया और मोहन ने कानून Y बनाया। अब जिसके द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, मान लीजिए श्याम ने ये X बनाया तो इसको लग रहा है कि सबसे अच्छा यही है, उसको क्या लग रहा है कि सबसे अच्छा क्या है, हमारे द्वारा बनाया गया, और मोहन को लग रहा है कि सबसे अच्छा हमारे द्वारा बनाया गया। तो कानून वो सबसे अच्छा हो सकता है कि जिसने अधिकांश लोगों को समाहित करके रखा हो, अधिकांश लोग जिसके कानून में समाहित हो, सबके भले के लिए काम कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, अच्छा कानून है। तो अब यहां पर चूंकि जिसके द्वारा बनाया जा रहा है उसको लग रहा है कि मेरा अच्छा है, दूसरे वाले खराब है, दूसरे वाले को भी ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है। तो ऐसा होगा कि आपको पूर्णतः अनुचित लगे तो क्या करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप देखें कोई पार्टी बैठी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखें कोई पार्टी बैठी है, उसने बोला कि एक धर्म विशेष को अधिकार है ना, एक धर्म विशेष को अधिकार है कि वो अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता, बाकी को नहीं है। ऐसे ही उसने बोला कोई खास रंग के लोग ही पिक्चर देख सकते हैं, या खास रंग के लोग ही चाय पी सकते हैं दुकान पर, बाकी को नहीं है, या खास रंग के लोगों को ही अधिकार दिए गए हैं। ऐसे ही कपड़ों को लेकर हो सकता है, गीत को लेकर हो सकता है, जाति समूह को लेकर हो सकता है, क्योंकि कुछ खास लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती है। तो पूर्णतः अनुचित होगा ना कि सबके लिए काम नहीं किया गया। तो ऐसे कानून को आप क्या मानेंगे, सही नहीं मानेंगे। इसलिए संविधान में सरकार को क्या दी गई है, शक्तियों को कई तरीके से सीमित कर दिया। हो सकता कि बैठेगा तो इंसान ही ना सरकार में, तो उसको ऐसा लगे कि वो गड़बड़ कर दे, तो उसकी शक्तियों को कई तरीके से सीमित कर दिया गया। और ये सीमित करने का बहुत अच्छा काम किसने किया है, मौलिक अधिकारों के द्वारा किया गया है। सरकार की शक्तियों पर यह मूलभूत सीमा है। आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 टाइप के, है ना, इन 6 में आपको मतलब आपके अधिकार है, 6 के 6 आपके अधिकार हैं कि आप जैसे चाहें, है ना, आप जैसे चाहें उन अधिकारों का, आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। 6 के 6 अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो ऐसे आपको कई सारे, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे 6 अधिकार आपको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। तो ये आपके अधिकार, इन पर सरकार कटौती नहीं कर पाएगी, सरकार कटौती नहीं लगा पाएगी।
न रोक लगा पाएगी। अब कुछ ऐसे विकट समय आ जाते हैं जिस समय हम आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं नहीं दे सकते हैं, मौलिक अधिकारों को कम करना होगा। वो विकट स्थिति क्या है? उस विकट स्थिति को कहते हैं, वो विकट स्थिति कहलाती है आपातकाल। अब कब होगा आपातकाल? संविधान में बहुत सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि आपातकाल कब होगा। इस दौरान कुछ अधिकारों को सीमित भी सरकार कर सकती है। जब आपातकाल बता दिया, लगाने का प्रक्रिया, आपातकाल को उल्लेखित कर दिया और आपातकाल को घोषित करने की एक प्रक्रिया है, घोषित करने की अपनी एक प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया फॉलो हो गई तो फिर ये घोषित हो जाएगा, और घोषित होगा तो कुछ अधिकारों को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार बंद कर देंगे क्योंकि आपातकाल का समय है। अंतरात्मा की आवाज पर काम करने के अधिकार को ये सीमित कर देंगे, और संगठन बनाने के अधिकार को भी यहां पर सीमित किया जा सकता है। ये कुछ अधिकार हैं जिनको सीमित कर सकते हैं, सभी अधिकारों को ये सीमित नहीं कर सकते यहां पर। तो अब आपको समझ में आया कि संविधान का तीसरा काम क्या है? वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। और ये किस माध्यम से लगता है? तो हमको पता है कि मौलिक अधिकार के माध्यम से लगता है। कैसे लगता है? मौलिक अधिकार के माध्यम से लगता है। क्लियर बात कि मौलिक अधिकार के माध्यम से आप इन सीमाओं को सरकार के ऊपर लगा सकते हैं। अब समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, अगर पुराने संविधानों की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ प्रतिबंध लगाने की बात होती है। अब ये कैसे प्रतिबंध होते हैं? तो खास तौर से आप देखेंगे निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति, इनको लेकर ही यहां पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर आप देख रहे हैं आकांक्षा और लक्ष्य ना, दो चीजों को हम देखें यहां पर, आकांक्षा और लक्ष्य, ये दो चीजों को आप समझिए। अब आकांक्षा, आपने सोचा कि भाई आकांक्षा आई आपके मन में, आकांक्षाएं हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे। आपने सोचा कि हमें बहुत पढ़ना है और आपकी आकांक्षा है कि हमको IAS बनना है या UPSC क्लियर करना है, ये आपकी आकांक्षा है। आकांक्षाएं दिन भर में 20 प्रकार की आपकी बदल सकती हैं। आप सोचे फिर 4 महीने बाद बदल जाए। अगर ये आकांक्षा को आपको पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य बनाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करके आपको उसकी पैटर्न पर आना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, एग्जाम देकर आपको क्रैक करना पड़ेगा, फिर जाकर आप IAS बन पाएंगे। तो आकांक्षाओं का मतलब क्या हो गया कि आपने सोचा, अगर आप वो आकांक्षाओं अचीव करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, तो फिर आपको लक्ष्य बनाकर काम करना होगा। तो ये समाज की जो आकांक्षाएं हैं, तो समाज को भी काम करना पड़ेगा, लेकिन समाज की जगह ये लक्ष्य बनाकर काम कौन करता है? सरकारें काम करती हैं। अगर आप 20वीं शताब्दी में देखते हैं तो कई सारे संविधान बने, और इस संविधान में सबसे सुंदर संविधान भारत का आपको देखने को मिलेगा। अब क्यों है भारत का संविधान सुंदर? ये बात आ गई कि भाई क्यों संविधान को सुंदर बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने एक सक्षम ढांचा प्रदान किया, सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया, और आकांक्षाओं और लक्ष्य की अभिव्यक्ति लोगों को, समाज को दी कि भाई आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको अभिव्यक्ति दी गई है। इसके साथ संविधान जो है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हर एक वर्ग, अब ये यहाँ की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आकांक्षाएं और लक्ष्य जो है वो कैसे पूरा कर रहा है? तो आपको देखना होगा कि इसने समाज के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करी हैं, और कुछ इस आधार पर करी हैं कि जो बहुत दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी करे हैं, ताकि समाज का हर एक वर्ग की जो अपनी आकांक्षाएं हैं कि हम भी बहुत अच्छा जीवन जिए, हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे, बड़े आदमी बने, बहुत बढ़िया काम करें, देश की तरक्की में सहयोग करें, तो उनकी ये आकांक्षाएं थी, लेकिन वो इतने दबे कुचले थे कि वो बस सिर्फ उनके मन में कभी आता होगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे ऐसा काम। तो इसके लिए सरकार, संविधान ने उनको कुछ एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान कर दिया कि आप थोड़ा सा सोच लीजिए, आगे बढ़ लीजिए, तो आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सरकार ने बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स निकाल दी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी, ना तो उस पर वर्ग की बात है, ना जाति की, ना धर्म की, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप जो है वो तो है, बहुत सारी मेरिट्स के आधार पर भी चलती है, हमको पता नहीं होता। अगर आप फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा कई सारी स्कॉलरशिप चलती हैं।
तो अब यहां पर क्या है, वो स्कॉलरशिप आप दो, फेलोशिप अगर आप दो जैसे, तो आप क्या करेंगे, जैसे वो फेलोशिप आप जीत जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो आपकी आकांक्षा थी कि साइंटिस्ट बनना है, लेकिन आपकी साइंटिस्ट बनने की राह में कुछ रोड़े आ रहे थे, आपने लक्ष्य बनाया कि साइंटिस्ट बनना है, तो सरकार ने भी आपको ढांचा प्रदान कर दिया कि आप बन सकते हैं। तो आकांक्षाएं जो है उनको लक्ष्य बनाकर प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हर एक सरकार का हर एक पहलू आपको मदद करने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के समाज को, तभी हमने बात करी थी कि हमारे यहाँ पर असमानताएं बहुत हैं, समाज में असमानताएं बहुत हैं, और केवल प्रतिबंध लगा देने से अगर आप सोचेंगे कुछ हो जाएगा, तो केवल प्रतिबंध लगाने से तो कुछ आपको होते हुए दिखेगा नहीं। फिर क्या किया जाए, तो फिर सरकार को आपको समर्थ बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको भोजन तक की दिक्कत पड़ जाती है, भोजन तक नहीं मिलता। तो अब क्या सरकार इतनी समर्थ हो सके कि इनके भोजन के लिए इनको दाल चावल कुछ उपलब्ध करवा सके? अगर ये भी नहीं, मान लो इसकी आकांक्षा है गरीब आदमी की कि हमको भरपेट खाना मिलता रहे और ये नहीं मिल पा, सरकार इतनी समर्थ तो हो कि उनको भोजन प्राप्त करवा सके। तो भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाता है ताकि आप क्या कर सकें, गरीबी और असमानता को कम कर सकें, उसको दूर कर सकें। भारत की आकांक्षा क्या है, मतलब अगर हम अपने देश की आकांक्षा की बात करें तो हमारे देश की आकांक्षा है कि जातिगत, हमारे देश की आकांक्षा है कि जातिगत जो भेदभाव है वो धीरे धीरे मिट जाए, वो समाप्त हो जाए, ये हमारी आकांक्षा है। समाज की आकांक्षा को सरकार अपना लक्ष्य बनाती है और लक्ष्य बनाकर फिर कार्य करती है। इसके लिए सरकार को शक्तिशाली और समर्थ होना होगा। अगर वो शक्तिशाली नहीं है, समर्थ नहीं है, तो फिर काम यहां पर होते हुए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखें तो यहां पर नस्लीय भेद था। कैसा नस्लीय भेद था, गोरे काले का अंतर आपको यहां पर देखने को मिलता था कि यहां पर अगर आप देखें गोरे काले का अंतर, तो आप बोलेंगे सर ये अंतर कैसा है, तो आप देखें गोरे का मतलब यह है कि इसको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, सभी अधिकार प्राप्त थे। अगर काले को अगर आप देखते हैं तो इसको अधिकार प्राप्त नहीं थे, सभी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमीन का अधिकार नहीं है, या ऐसे बहुत सारे अधिकार इनको नहीं दिए गए थे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सब कुछ देखा हुआ था। सब कुछ देखने के बाद हमने कुछ मूलभूत बातों पर हम सहमत हुए कि शिक्षा, भौतिक जरूरतें, गरिमा और आत्मसम्मान कम से कम ये तो हर व्यक्ति को मिल ही जाए। जब ये हर व्यक्ति को मिल जाएगा तो हर व्यक्ति तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा, वो डेवलप करेगा तो देश भी डेवलप करेगा। भारतीय संविधान क्या करता है, सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। सरकार कार्य कर सके और लोक कल्याणकारी कार्य कर सके, तो इन सब कार्य करने के लिए सरकार को क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। जैसे जैसे हम संविधान पढ़ते जाते हैं हमें समझ में आते जाता है, हम समझते चलते हैं कि भाई हमारा संविधान क्या क्या व्यवस्थाएं यहां पर कर रहा है और हमें कैसे कैसे आगे यहां पर बढ़ना है। अगर आप संविधान को पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ ही देखिए, तो पढ़ने के साथ ही आपको क्या होता है, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये बातें आप वहां पर समझ पाते हैं। संविधान का चौथा काम क्या हो गया, तो वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये संविधान का क्या हो गया, चौथा कार्य आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो अब कुछ संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या हो सकते हैं, इनको भी आप समझ लीजिए, क्या क्या समर्थ बनाने वाले प्रावधान हो सकते हैं। तो सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों, है ना, और कानूनों का ही नाम है, नाम नहीं है। सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे समाज की सामूहिक भलाई हो सके। अगर आप दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखते हैं तो यहाँ के संविधान में देखें कि यहाँ के संविधान में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, गोरे काले के आधार पर विभेद नहीं करेंगे इसके बारे में बात की गई है, और सरकार धीरे धीरे काम करती गई तो सबको पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान में की गई है। इंडोनेशिया की सरकार का जिम्मा है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था अपनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। तो ये क्या है, संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई ताकि भेदभाव खत्म हो सके। अब राष्ट्र की बुनियाद क्या है, तो आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की को बुनियादी पहचान या समाज की बुनियादी पहचान होता है।
तो अब संविधान के द्वारा क्या हो सकती है, आपकी सामूहिक पहचान बन सकती है। संविधान के द्वारा क्या हो सकता है, आपकी सामूहिक पहचान बन सकती है। अब सामूहिक पहचान बनेगी तो आप क्या करेंगे, सामूहिक इकाई के रूप में आप काम करना स्टार्ट करेंगे। और सामूहिक इकाई के रूप में काम करने के लिए जरूरी क्या है कि कुछ बुनियादी नियम आपके पास हो, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, सामूहिक इकाई के रूप में या सामूहिक पहचान अपनी बनाकर काम कर पाएंगे। संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करते हैं। अगर आप देखें तो ये ढांचाएं हमें क्या करते हैं, हमारी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते रहें। आपको कहते हैं कि आप इनका प्रयोग करके आगे बढ़ते रहें, लेकिन कुछ बंधन भी लगाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में बताया गया है ना, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। और हमको एक नैतिक पहचान भी संविधान के द्वारा दी जाती है। अनेक बुनियादी राजनीतिक नैतिक नियम है ना, अनेक बुनियादी राजनीतिक नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए है ना, क्या है, विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर आप चाहें, आप देखें कि दुनिया के अलग अलग सरकारें और उनके स्वरूप जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हमने बात करी क्या है कि हर एक बुनियादी नियम जो है हर एक संविधान में स्वीकार किए गए हैं, तो काफी कुछ साझा नियम भी हैं। जैसे मूलभूत अधिकारों की रक्षा के बारे में बात की जाए है ना, कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है, तो ऐसे अधिकार लगभग हर देश के संविधान में आप देख पाएंगे। राष्ट्रीय पहचान जो है वो हर एक देश की अलग अलग है, प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग है। और ये कैसे बनी है वहां पर, तो आप देखिए वहां की ऐतिहासिक परंपराओं से सम्मिलित होकर ये पहचान बनती है। उदाहरण के तौर पर आप जर्मनी देख सकते हैं और साथ ही साथ भारत देख सकते हैं। जब आप जर्मनी देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर नस्ल के आधार पर बना है, नस्ल के आधार पर ये देश बना है, और भारत इस आधार पर नहीं बना है ना, भारत इस आधार पर नहीं बना है। भारत का आधार सामाजिक रहा है कि हम सामाजिक आधार पर एक देश का गठन करेंगे, और हमारे देश में हर नस्ल, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर जगह दी गई है। अब बात करेंगे संविधान की सत्ता के बारे में। हमने संविधान द्वारा दिए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा क्या की है, प्रस्तुत की है। तो इनसे क्या होता है, इन कार्यों से स्पष्ट हो जाता है कि क्यों अधिकतर समाज में एक संविधान होता है। संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न करेंगे कि संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। ये 3 सवाल होंगे और इनके जवाब हमें चैप्टर खत्म होने तक मिल जाएंगे। तो एक 2 प्रकार के संविधान है, जिसको आप एक लिखित संविधान कहते हैं और एक अलिखित। लिखित का मतलब क्या है कि एक पुस्तक कंप्लीट की गई है, एक पुस्तक पूरी लिखी गई है, और ये पुस्तक क्या है, संविधान की है। इसमें पूरे नियम यहाँ पर बताए गए हैं, मतलब संविधान में पूरे नियम यहाँ पर बताए गए हैं कि कैसे देश चलेगा, और ये A to Z कंप्लीट यहाँ पर की गई है। उसको क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखें, लिखित संविधान का उदाहरण बहुत अच्छा अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है भारत। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप यहाँ पर देख पाते हैं, बढ़िया उदाहरण आप यहाँ पर देख पाते हैं कि भारत यहाँ का सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है। ठीक कि हमने एक संविधान बनाया है लिखकर संविधान बनाने से क्या होता है कि भाई हमको पता होता है कि हमें कैसे काम करना है, हमारे पास एक संविधान है, उसके दायरे में हम रहेंगे। अब बात आती है कि अलिखित संविधान का मतलब क्या है, तो अलिखित मतलब जहां पर ना लिखा हो, जहां पर ना लिखा हो। तो अब एक डाउट आएगा, बोले सर अगर वहां पर संविधान नहीं लिखा है तो क्या ऐसा हो सकता है, अगर वहां पर संविधान नहीं लिखा है तो क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है कि जो प्रधानमंत्री आएगा, जो राष्ट्रपति आएगा, अपने हिसाब से चला लेगा। तो नाम से तो हमें कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि जो भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश का प्रमुख बैठेगा वो अपने हिसाब से चीजें चला लेगा ना, ऐसा नहीं होगा। अलिखित का मतलब है कि इनके पास पुस्तक नहीं है, इनके पास पुस्तक नहीं है जिसको ये संविधान कह सके, लेकिन इनके जो कानून है, इनके जो कानून है और जो नियम है, उनकी एक श्रृंखला तो है, एक श्रृंखला तो है, और इसी के हिसाब से ये चलते हैं। एक श्रृंखला है, इसी के हिसाब से चलते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ऐसे देश जहां पर कोई एक कंपाइल बुक नहीं है, एक पुस्तक नहीं है A to Z वाली, तो उसको क्या कहते हैं, उस देश का अलिखित संविधान है। लेकिन उस अलिखित देश के संविधान में भी नियम और कानूनों की एक श्रृंखला है, और ये नियम कानून कैसे हैं, लिख कर कागज पर ही, है ना, लिख कर कागज पर ही इनको तैयार किया जाता है, लिख कर कागज पर ही इनको बनाते हैं। तो ये अलिखित संविधान आप यहां पर देख पा रहे हैं कि लिख कर कागज पर ही इनको क्या करते हैं, बनाते हैं, लेकिन इनके पास एक कोई कंपाइल बुक नहीं होती है, कोई पुस्तक आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण आप यहां का क्या देख सकते हैं, उदाहरण आप यहां का देख सकते हैं इंग्लैंड, या जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, यूके कहते हैं, तो इंग्लैंड को आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये लिखित और अलिखित का कॉन्सेप्ट आप यहां पर समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
समाधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या होगा, आप कैसे समाधान को प्रचलन में लाएंगे, यह भी एक बड़ी समस्या की बात थी। कोई समाधान कैसे अस्तित्व में आया, तो किसने समाधान को बनाया और बनाने की कितनी शक्ति थी, ये बातें हमें यहां पर ध्यान रखनी होगी। इन बातों के आधार पर ही आप क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे समाधान कैसे अस्तित्व में यहां पर आता है। तो अगर आप यहां पर देखें, है ना, अगर आप देखें संविधान किसने बनाया, तो संविधान बनाने वाले कई सारे हो सकते हैं। जनता बना सकती है, राजा बना सकता है। जनता सीधे तौर पर बना सकती है और अप्रत्यक्ष तौर पर बना सकती है। अप्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे वो किसी सभा की तरफ देखेगी जहां पर अपने प्रतिनिधि भेज देगी, उनके द्वारा बना देगी। राजा अपने कुछ सहयोगियों के साथ संविधान बना सकता है, और ये अच्छा भी हो सकता है और गड़बड़ भी हो सकता है, क्योंकि सहयोगियों को बाहर की जानकारी तो होती नहीं है, तो गड़बड़ होने के चांस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि बनाने की शक्ति किसके पास कितनी थी, मतलब कौन बना पाया। अगर भारत के देश में देखें तो सर्वाधिक शक्ति जनता के पास थी। इसने अपनी शक्ति किसको दी, अपने प्रतिनिधियों को दी, और उनके द्वारा ये संविधान यहां पर तैयार किया गया। तो अगर उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं तो सर्वाधिक सफल संविधान जो है, तो यहां पर आप ये 3-4 उदाहरण ले सकते हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का है। ये क्यों है ऐसा, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर राष्ट्रीय आंदोलनों के बाद ये संविधान बने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन कभी ऐसे नहीं होते कि एक बार हो गए और खत्म हो गए, एक बार में नहीं होते हैं, एक बार में नहीं होते, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इनकी अपनी एक श्रृंखला होती है। राष्ट्रीय आंदोलनों की अपनी एक श्रृंखला आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक श्रृंखला देख पाएंगे। एक सीरीज आप देख पाएंगे, और वो धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से क्या है कि वो आंदोलन बन पाएंगे। एक सीरीज यहां पर चलती आएगी, उसके हिसाब से क्या होगा, फिर ये आंदोलन तैयार होंगे। जैसे भारत में आप देखें आंदोलनों की श्रृंखला की मैं बात करूं तो हमारे यहां पर हम देखते हैं खास तौर पर कि 1857 से क्रांति का दौर चालू होता है और 1942 तक हमें क्रांतियां देखने को मिलती हैं। इस बीच में हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में आपको क्रांति देखने को मिलती है। यहां पर अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति हुई, फिर इसके बाद आप किसान आंदोलन देखेंगे, है ना, नागा आंदोलन देखेंगे, आप फिर राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, गांधी जी के द्वारा किए गए कुछ आंदोलन देखेंगे, और हर आंदोलन से कुछ ना कुछ बातें निकल कर आ रही थी। हर आंदोलन का कुछ ना कुछ ध्येय था, कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो इन उद्देश्यों को संविधान में शामिल करने से क्या होती है, एक रूपता आती है। समाज के हर वर्ग को लगता है कि आपने पुरानी जो विचारधाराएं थी, जो हमारी मांगे थी, उनको आपने ध्यान में रखा हुआ है। जब आप उनको ध्यान में रखे हुए हैं तो समाज इसमें क्या होता है, जुड़ता चला जाता है, अपनेपन का भाव आता है, और वो ज्योग्राफिकली भी एरिया जुड़ जाता है, भावनात्मक तरीके से लोग भी वहां पर जुड़ जाते हैं, और एक अच्छा देश बनता है, और उस देश का जो संविधान बनता है वो भी सफल होता है। उदाहरण के तौर पर आप भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका यहां पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान देखें तो हमने कैसे बनाया, संविधान सभा के द्वारा बनाया। यह सभा किसने बनाई, तो यह सभा जनता के द्वारा बनी, और इस सभा को अगर आप देखें तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उसने बोला था कि सभा बनाकर आप संविधान बनाएं। हमारी संविधान सभा दिसंबर 1946 में बैठती है, और साथ ही साथ ये कब तक काम करती है, तो आपको देखने को मिलता है नवंबर 1949 तक ये काम करती है। ये इसमें सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता आपको देखने को मिलती है। क्यों हो पाई, क्योंकि आंदोलनों के बाद लोगों में अपनेपन का भाव डेवलप हो पाया, सबको साथ में लेकर ये संविधान सभा यहां पर तैयार हुई, और फिर संविधान यहां पर बनाया गया। आगे हम बात भी करेंगे संविधान कैसे बना, उसके कारोबार कैसे रहे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ देश तो क्या करते हैं कि संविधान बनाने के बाद उनके ऊपर उनने पूर्ण जनमत संग्रह करवा लिया, मतलब जनता या तो हां कर देगी या ना कर देगी, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या हां करेगी या ना करेगी, ये आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो यहां पर कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ। लोगों की ओर से प्रबल शक्ति किसको दी गई थी, संविधान सभा को दी गई थी। ये प्रबल शक्ति किसको दी गई थी, संविधान सभा को दी गई थी। तो संविधान सभा ने ही हाँ ना किया। जब संविधान सभा ने हाँ ना कर लिया तो जो भी संविधान सभा ने संविधान बनाया है उसको देश के हर एक व्यक्ति ने सहर्ष स्वीकार किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको उसने एक्सेप्ट किया है। अब कुछ संविधान के मौलिक प्रावधानों पर भी हम बात करते हैं कि क्या मौलिक प्रावधान यहां पर संविधान के हो सकते हैं। अगर सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों के आदर करने का कारण देता है, तो फिर हर व्यक्ति क्या करेगा, उसका आदर करेगा। अगर कारण नहीं देगा तो आदर भी कोई नहीं करेगा। अगर कारण नहीं देगा तो आदर भी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य देना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर कोई
आपका आदर भी नहीं करे। मतलब मान लीजिए कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसने कुछ ऐसा गेन किया है, कुछ कारण है, इस कारण आप भिखारी की रिस्पेक्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसने कोई कारण आपको नहीं दिया है आदर करने का। इस कारण से बहुत सारे लोग नहीं करते। भीख मांगने लोग आते हैं तो पहले तो एक बार मना करेंगे, नहीं है चले जाओ, फिर बोलेगा नहीं दे दो ना, चल रहा जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो आपने आदर 2 मिनट में खत्म कर दिया। तो आदर का अगर यहीं पर आप देखें कोई जेंटलमैन, कोई अच्छा पुलिस की वर्दी में, कोई आर्मी की वर्दी में आए और आपसे कुछ कहे तो आप तुरंत सर सर कह के बात करना स्टार्ट करेंगे। तो उसने आपको एक कारण दिया, क्योंकि वो देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगे हुए हैं और एक बहुत अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो समाज की सेवा के कारण, देश की सेवा के कारण आपको एक कारण दिया कि आप उनका आदर करें। तो हर एक व्यक्ति को या हर एक चीज को अगर आदर कमाना है, सम्मान कमाना, तो कारण देना होगा। ऐसे ही संविधान को अगर संविधान का सभी लोग आदर करें, सभी उसकी इज्जत करें, तो संविधान को कुछ कारण देने होंगे। संविधान कुछ कारण देगा तो लोग उसकी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे, उसका आदर यहां पर करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यहां पर ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलेंगे देश में। बहुसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन संविधान व्यवस्था करता है कि बहुसंख्यक की चीजें अल्पसंख्यक पर थोपी नहीं जाएंगी। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय भी क्या करता है? उनका आदर करता है। स्वतंत्रताएं सबको दी गई हैं, स्वतंत्रताएं सबको दी गई हैं, मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, इसलिए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब संविधान का आदर करते हैं। सुविधाओं का असमान अगर बंटवारा यहां पर होता, अगर मान लीजिए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में हमें कह देता कि बहुसंख्यक की चीजें अल्पसंख्यक पर थोप दी जाएं, तो क्या अल्पसंख्यक करते? सम्मान कर नहीं कर पाते। सुविधाएं जो है उनका समान बंटवारा कर दोगे, कुछ लोगों को सुविधाएं दी जाएं, बाकी को भुगतने दिया जाए, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं वो फिर संविधान का आदर नहीं करते। और अगर किसी की सामूहिक पहचान या उनके लोगों की पहचान को दबाया जाए तो भी लोग संविधान का आदर नहीं करते। लेकिन भारतीय संविधान में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलती, इनके उलट चीजें आप देखते हैं। तो हर एक व्यक्ति को आप पाते हैं कि वो संविधान का आदर करता है। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उसके द्वारा ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर एक व्यक्ति क्या करता है? उस संविधान का आदर करता है, सम्मान करता है। क्लियर बात यहां तक की सभी को? चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या है कि संविधान के कुछ मौलिक प्रावधानों पर हम जो बात कर रहे थे यहां पर, तो हमने देखा था, हमने ये बात देख ली थी कि भाई कैसी बात हम कर रहे हैं कि संविधान का आदर क्यों करेगा आदमी, ये बात हम समझ ली थे। और संविधान को क्या है? खुद से न्याय आदर्श के स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि आदर्श न्याय के लिए ढांचा संविधान से ही प्राप्त होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि सुरक्षा की कोई बात आ जाती है। अब किस चीज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि अगर स्वतंत्रता और समानता जो नागरिकों को दी गई है, मौलिक अधिकार के अंदर स्वतंत्रता और जो समानता की बात की गई, उसकी सुरक्षा की बात की गई है, अगर उसे आप सुरक्षित रखते हैं तो ये संविधान की सफलता बताता है। इससे क्या हम कह सकते हैं कि ये सफलता है कि लोगों को उनके अधिकार सुरक्षित रूप से उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा के बारे में हमें बात करनी है। संविधान को जनता नहीं, लेकिन कौन नष्ट कर सकता है? एक छोटा सा समूह नष्ट कर सकता है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे नष्ट हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है जिसको आप संविधान कहते हैं। एक बुक है जिसको आप क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ये किताब हमारे पास एक है, ठीक है। अब ये जो संविधान की किताब है ये लिखी किसके द्वारा गई है? तो आप बोलेंगे सर इंसानों के द्वारा। मतलब अगर मैं इंसान ना कहूं, हर एक देश के हिसाब से कहें तो आप क्या कह सकते हैं? नागरिकों के द्वारा। और अगर इसे मैं भारत की रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कहेंगे, भारत की रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कहेंगे सर संविधान सभा के द्वारा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि संविधान सभा के द्वारा इसको लिखा गया? अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो जब लिखी गई है तो क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसे प्रोविजन किए गए होंगे कि समय के हिसाब से अगर बदलाव हो रहा है तो उसको कैसे लिया जाए? तो आप कहेंगे कि सर संविधान में आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल सर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि समय के साथ बदलाव हो सकता है। जिसको हम क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। समय के साथ बदलाव कर सकते हैं। अब देखो
संविधान जो है वो इंसानों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा बनाया गया, भारत के संदर्भ में संविधान सभा द्वारा बनाया गया, इसमें संशोधन भी हो सकते हैं। अब संविधान करता क्या है, अगर आप देखें यहां पर, तो उसने क्या कहा कि संविधान को प्राय एक छोटा समूह नष्ट कर सकता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, शक्तियों का बंटवारा। अब संविधान क्या है, संविधान आपको क्या देता है, अल्टीमेट पावर, असीमित शक्ति देता है। काय के लिए देगा, शासन करने के लिए देगा। असीमित शक्ति किसके लिए देगा, शासन करने के लिए। असीमित शक्ति शासन करने के लिए प्रदान करेगा। अगर ये असीमित शक्ति की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं असीमित शक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, या असीमित शक्ति अगर ये पता चल जाए किसी व्यक्ति को कि ये असीमित शक्ति सिर्फ अपन को मिली है ना, उसको ये ऐसा पता चल जाए कि ये शक्ति किसी एक व्यक्ति को दी गई है, किसी एक को, तो आपको लगा किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो व्यक्ति पागल होना स्टार्ट हो सकता है। पागल का मतलब क्या कह सकते हैं, उसको घमंडी या तानाशाही होना स्टार्ट कह सकते हैं कि वो तानाशाही हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि जो असीमित शक्ति है इसका क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका जरूरी हो जाता है कि इसका आपको बंटवारा करना पड़ेगा, इसको आपको बांटना पड़ेगा, ये बंटवारा आपको करना पड़ेगा इस शक्ति का। तो ये यहां पर बात ऐसी कुछ बताई गई है, ऐसी कुछ बनाई गई है कि संविधान जो है उसमें जो शक्तियां हैं उनका आपको बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है कि फिर दिक्कत हो सकती है। बंटवारा करने से क्या होगा कि संतुलित रूप आप यहां पर देख पाएंगे। क्या होगा, संतुलित रूप आप यहां पर देख पाएंगे अगर आप बंटवारा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो। क्लियर बात। अब आप देखें संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, तो एक आप देखें विधायिका है अपने पास, कार्यपालिका के रूप में बांटा गया है, न्यायपालिका के रूप में बांटा गया है, निर्वाचन आयोग के रूप में। मतलब विधायिका जिसको आप देखेंगे कि इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे हम संसद के रूप में देखेंगे अगर केंद्र की बात करें। कार्यपालिका जिसको आप सरकार कहते हैं जो काम करती है, न्यायपालिका जिसको आप अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो क्या करता है, आपका चुनाव कराने का काम करता है। इन तीनों में पावर को बांट दिया गया। आपस में इनका संबंध है लेकिन डिपेंडेंसी, निर्भरता नहीं है, तो इस कारण से ताकत बैलेंस है। विधायिका को कभी लगे कि मैं ताकतवर हूं तो कार्यपालिका बोलेगी मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक न्यायपालिका बोलेगी मैं बताऊंगा कि सही क्या है गलत क्या है। निर्वाचन आयोग बोलेगा कि यार चुनाव तो मैं करवाऊंगा, सही चुनाव कैसे होना है मैं करवाऊंगा। अब ये सबकी व्यवस्थाएं संविधान में कर दी गई हैं। निर्वाचन आयोग कितने दिन तक पद पर रहेगा नहीं रहेगा ये सब विधायिका कार्यपालिका तय करेगी। अब आपके द्वारा जो उसके रहने का सही और गलत बताया जा रहा है वो न्यायपालिका बताएगी। न्यायपालिका की बहुत सारी शक्तियां कहां होंगी, बहुत सारी चीजें विधायिका कार्यपालिका तय करेगी, सैलरी के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, लेकिन वो सही गलत है वो कौन बताएगा, न्यायपालिका बताएगी। तो ऐसे मतलब इसके पैर उसके गले में ऐसे फंसाए गए हैं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कौन बड़ा और कौन छोटा। अब भारतीय संविधान जो है, अब यह संविधान को कठोर और लचीले का संतुलित रूप होना चाहिए। अगर आप देखिएगा बहुत लचीला है, इसमें धक्का दे देंगे तो ये संविधान गिर जाएगा। इराक के संदर्भ में ये बात की गई है। और अगर आप बहुत कठोर बनाएंगे तो फिर उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। कठोर का मतलब होता है कि इसमें बदलाव है ना, बदलाव असंभव हो जाए। और लचीला अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत बदलाव हो जाए, बदलाव बहुत आसान। अगर कठोर है तो समय के हिसाब से चीजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप देखें हमारा संविधान लिखा गया था तब फेसबुक नहीं थी, तो फेसबुक नहीं थी तो क्या फेसबुक पर कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, आजादी की बात वहां पर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो समय के साथ इस फेसबुक वाले फीचर को संविधान में, जिसको आप आईटी कहते हैं, उसके बारे में कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसमें अब ये वाली चीज भी आ गई होगी। तो कठोर होता तो बदलाव संभव नहीं होता, आसान है तो कुछ भी बदल दो, तो फिर संविधान का मौलिक स्वरूप ही बदल जाता। इसलिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो हमारा संविधान क्या है, कठोर और लचीले का संगम है, जिसको आप क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं, जो इन दोनों का संगम बनाया गया है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। कठोर और लचीले का कॉम्बिनेशन इसको बनाया गया है। अब भारतीय संविधान कैसे बना है, तो इसमें एक चीज आती है, इसको आप कहते हैं संविधान सभा। क्या कहते हैं इसमें, संविधान सभा। संविधान सभा का गठन जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 के दिन होता है। इस दिन यहां पर एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। क्या चुने गए, एक अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। उन अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये इनका क्या था, इनके अस्थायी अध्यक्ष का नाम हुआ करता था।
मतलब आप कह सकते हैं कि इनने ही संविधान सभा का उद्घाटन किया था। और संविधान सभा अगर आप देखें तो यहाँ पर विभाजन आपको देखने को मिलता है 1947 में विभाजन हो जाएगा भारत पाकिस्तान के रूप में। आप विभाजन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बन जाएंगे। जब ये दो देश बनेंगे तो सभा का भी विभाजन होगा, मतलब इसकी संख्या भी कुछ धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं कि संविधान सभा जो है वो कैसे बनी है ना। तो हमने यहां पर हम ये देखें कैसे ये संविधान सभा तैयार हुई है। तो आप देखें संविधान सभा की जब भी मैं बात करूंगा, संविधान सभा, तो आपको यहां पर ये मान के चलना है कि कैसे तैयार हुई है संविधान सभा। तो आप बोलेंगे जनता के द्वारा बनी है। मतलब इसका प्रस्ताव किसने दिया, तो इसका प्रस्ताव आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अगर अब इसके स्वरूप की बात करें कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, तो आप देखेंगे कि इसमें 389 सदस्यों को फिक्स किया गया था। और ये सदस्य कितने होंगे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की यहां पर बात की गई। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि या एक रिप्रेजेंटेटिव आपका यहां पर आएगा, ये बात यहां पर की गई। ठीक, 389 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की यहां पर बात की जा रही है कि ये ऐसा यहां पर रखा जाएगा। अब अगर आप देखते हैं यहां पर, तो ये जो बातें हो रही हैं, अगर मैं देखूं यहां पर या आपसे कहूं कि संविधान सभा कब है, ये जब इंडिया पाकिस्तान साथ में थे तब की बात है, विभाजन की बात नहीं है। मतलब 1946 की मैं ये बातें कर रहा हूं। वहां पर 1946 में संविधान सभा को बना दिया गया। अब इसके सदस्यों को अगर आप देखें, संविधान सभा को देखते हैं, तो इसके सदस्यों का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको 93 का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा और एक 294 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 294 में 292 एक जगह से आएंगे और 4 एक जगह से आएंगे। अगर ये 93 की मैं बात करता हूं तो आपसे क्या कहेंगे कि 93 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये देसी रियासतें हैं। क्या है, देसी रियासतें हैं। और जब 294 की मैं बात करता हूं तो आप क्या बोलेंगे सर कि ये 294 जो है ये ब्रिटिश इंडिया से आया है। कहां से आया है, ब्रिटिश इंडिया से आया है। मतलब कि ब्रिटिश भारत से ये चीजें आई हैं। तो इसमें अगर ये 292 की बात करें तो ये कहां से आ गई, तो ये 292 आ गए यहां के प्रांतों से। कहां से आ गए, प्रांतों से। और ये 4 कहां से आ गए, तो ये 4 आते हैं कमिश्नरी से, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, है ना, और दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थी, तो वहां से। तो ये स्वरूप यहां पर ऐसा रखा गया। ये 1946 का था। लेकिन जब विभाजन हो गया, जब आप देखेंगे यहां पर ये विभाजन हो गया, ये विभाजन हो जाएगा यहां पर। ये विभाजन की बात अगर आप देखेंगे, विभाजन हो गया तो पहले जो संविधान सभा बनी थी वो पूरे भारत के लिए थी ऐसी। लेकिन जब विभाजन हो गया तो पाकिस्तान बन गया और ये बांग्लादेश भी अलग होकर चला जाता है ना, ये बांग्लादेश भी अलग होकर चला जाता है। तो यहाँ विभाजन 389 मेंबर्स का भी आपको होते हुए दिखेगा। मतलब विभाजन के बाद भारत में कितने मेंबर बचे, तो भारत में मेंबर बचते हैं कितने, 299। कितने बचते हैं, 299। तो बाकी 90 कहां चले गए, तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कितने चले गए, 90 चले जाते हैं। पाकिस्तान में 90 चले जाते हैं। ये विभाजन आप यहां पर देख पाएंगे। ये विभाजन हमें सीधे तौर पर देखने को मिला। और भारत पाकिस्तान के विभाजन की अगर आप बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान को यहां पर विभाजित किया गया था। अब यहां पर बात करें कि ये तो हो गई बात, ये तो संविधान सभा यहां पर बन गई। अब सभा ने काम कैसे करना स्टार्ट किया, सभा का कार्य कैसी रहा। कार्य को अगर आप देखें तो मैं कुछ डेट लाइन देखूंगा यहां पर, तो मैं बोलूंगा 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ये पहली बैठक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली बैठक हो जाएगी संविधान सभा की। और इस पहली बैठक में आपसे कहा जाएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा क्या होंगे, अस्थायी अध्यक्ष होंगे। ये आपसे कहा जाएगा, ये क्या होंगे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद अगर आप देखें यहां पर कि अगले जो 11 दिसंबर 1946 होगा, ये यहां पर आप देखेंगे क्या होंगे, राजेंद्र प्रसाद स्थायी बन जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। और फिर 13 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 13 दिसंबर को आपका एक उद्देश्य का प्रस्ताव शामिल होगा।
क्या होगा, उद्देश्य का प्रस्ताव यहां पर शामिल होगा। ये उद्देश्य का प्रस्ताव क्या कहलाएगा और कौन इसको देगा, तो इस उद्देश्य के प्रस्ताव को प्रपोज करने का काम कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, JLN जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये उद्देश्य का प्रस्ताव दिया जाएगा। क्या है इस उद्देश्य में, संविधान सभा का क्या दिख जाएगा आपको, संविधान सभा का उद्देश्य आपको स्पष्ट हो जाएगा, संविधान सभा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कि संविधान सभा क्या चाहती है और इसी उद्देश्य के प्रस्ताव को आगे जाकर हम किसमें स्वीकार कर लेंगे, हम अपनी प्रस्तावना के रूप में इसको धीरे धीरे स्वीकार यहां पर कर लेते हैं, स्वीकार कर लेंगे। अब चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ये उद्देश्य का प्रस्ताव ही है कि अपने राजनीतिक लोकतांत्रिक में हमें सामाजिक लोकतंत्र का स्वरूप भी देना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र क्या है, तो इसका जीवन के उस मार्ग से, इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जहां स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को, इन तीनों को एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए, इसको एक संयुक्त रूप में समझना चाहिए। तीनों मिलकर एक संयुक्त रूप बनाते हैं, इनमें एक दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को विफल कर देना है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं कर सकते, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं कर सकते, और ना ही स्वतंत्रता, समता और बंधुता को अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता, मतलब उनके वर्चस्व को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर पाएगी। ये प्रस्तावना में ये बातें, उद्देश्य के प्रस्ताव में ये बातें यहां पर की गई थी। ये हमने 3 जून का प्लान देखा कि हमारा विभाजन हो जाता है, विभाजन के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे काम करने वाले हैं। संविधान के कामकाज की शैली की मैंने आपको यहां पर बात करी है। कामकाज की शैली क्या हो गई कि पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक हुई, संविधान सभा का प्रस्ताव बन गया और ये सारी बातें हो गई। अब कामकाज कैसे करना था, तो इनने क्या किया, कुछ समितियां बनाई है ना, कुछ समितियां बनाई। अगर आप देखेंगे ये समितियां तैयार होती हैं, ऐसी आपको 8 बड़ी समितियां मिलती हैं, जिनमें आप जवाहरलाल नेहरू को पाएंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब को पाएंगे अध्यक्षों के रूप में, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पाएंगे। तो ऐसे कई सारे लोगों को आप इनका अध्यक्ष पाएंगे और आप देखेंगे कि इनकी आपस में कोई बहुत ज्यादा पटती नहीं है। BR अंबेडकर साहब, नेहरू जी और कांग्रेस, गांधी जी इनको या मतलब जिम्मेदार मानते हैं कि अछूतों के लिए इन्होंने बहुत सारा भला नहीं किया, आपसी बहुत सारे मतभेद। सरदार पटेल को आप पाएंगे, है ना, सरदार पटेल की और नेहरू जी में भी कई सारे मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, वल्लभ भाई पटेल जो है। उसके बाद भी इन्होंने विचार विमर्श का जो मार्ग था, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, हर एक चीजों को हल किया। तो यहां पर कार्यशैली में हमको क्या बातें आ गई कि एक तो सबसे पहली चीज आ गई कि हम विचार विमर्श पर काम करेंगे। यहां पर क्या, विचार विमर्श से काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा क्या होगा, हम उस पर वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद भी होगा, मतलब हम क्या करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मैं वाद विवाद ना करूं, लिखूं तो क्या लिख दें यहां पर कि हम क्या करेंगे, बहस करेंगे। बहस करने के बाद हम सबको सहमत करने की कोशिश करेंगे, एक मत से उसको पास कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मत से सारी चीजें पास होंगी नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे सभी साथ में जाए। तो ये हमारी कार्यशैली रही, कुछ इस तरीके से कार्य किया गया। अब देखें, जब संविधान स्वीकार किया गया, अगर हम यहां पर देखते हैं तो आप पाएंगे ये संविधान सभा की बैठकें चली 13 दिसंबर तक। तो 9 दिसंबर से संविधान सभा ने काम करना अपना स्टार्ट किया था 1946 से, और काम कब तक किया इसने, 26 नवंबर 1949 तक इसने काम किया। मतलब ये डे वन था, है ना, ये डे वन था संविधान बनाने को लेकर। और इस दिन आपका संविधान क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। इसी कारण से इस दिन को आप क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बीच में आपको समय कितना लग गया, तो इस बीच में आप देखेंगे आपको लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय यहां पर लग जाता है। ये समय आप देख पाते हैं, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय आपको यहां पर देखने को मिलता है, इतना लग जाता है समय। अब इस समय के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर कई प्रकार की समितियों के द्वारा, है ना, कई प्रकार की समितियां यहाँ पर रहीं, लगभग 8 समितियां बड़ी बड़ी जो रहीं, और इन पर विचार विमर्श किया गया, बातों को लेकर, हर एक चीज को लेकर विचार विमर्श किया गया, फिर बहस की गई और सबको एक मत करने की बात यहाँ पर की गई।
संविधान सभा को अगर आप देखें तो उसने समाज की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर काम करने की कोशिश करी है। अगर आप टोटल देखते हैं तो 166 दिन के आसपास आपको यहां पर क्या देखने को मिलती है, बैठकें देखने को मिलती है। जब 26 नवंबर को यह स्वीकार किया जा रहा था तो उस दिन 284 मेंबर्स है ना, कितने 284 मेंबर्स ने इसको स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। इतने लोग वहां पर प्रेजेंट थे जिनने क्या कर दिया था, सहमति जताई थी कि भाई इसको क्या करें, स्वीकार कर लिया जाए। ये संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो बढ़िया संविधान बनाया गया है। अब प्रोसीजर की बात तो मैंने करी कि भाई कई सारी कमेटियां ये बनाएंगी, कार्यविधि कार्यशैली के अंदर हमने देख लिया। आप देखें राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, बी.आर. अम्बेडकर आपके क्या राजेंद्र प्रसाद क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, बी.आर. अम्बेडकर क्या है, आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। ये एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या कहा गया है, जैसा मैंने महसूस किया है कि शायद किसी ने नहीं किया होगा, प्रारूप समिति के सदस्यों में विशेषकर इसके अध्यक्ष या इसके सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद इतने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। अंबेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और इसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान की। इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों में परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया जितना कि उसके सभापति ने किया। वे देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। ऐसा कौन कह रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये कार्यविधि के अंदर हमने देखा था कैसे कार्य किया, समितियां बनी और इन्होंने यहाँ पर कैसे एक दूसरे को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। अब ये संविधान जो बन रहा था तो उसमें कई सारे राष्ट्रीय आंदोलनों की विरासतों को भी शामिल किया गया। संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा ने संविधान बना दिया तो बन गया। जो लंबी परंपरा आंदोलनों की रही है, राष्ट्रीय आंदोलनों की रही है, तो वहां पर आप देखें हर आंदोलन में कुछ ना कुछ बात निकल कर आई है। कहीं महिला अधिकार की बात हुई है, कहीं बाल विवाह की बात हुई है कि उसको बैन करो, कहीं विधवा विवाह की बात हुई है, कहीं किसानों की सहायता की बात हुई है, कहीं अछूत और दलितों के लिए भी बात की गई है, कहीं पिछड़ा वर्ग के लिए बात की गई है, कहीं महिलाओं को एक वर्ग के तौर पर देखा गया तो पूरी महिलाओं के लिए बात की गई है, कहीं पर सामाजिक बंधनों में अगर आप जाकर देखते हैं तो इनके बारे में भी बात की गई है। ये तो मैंने सामाजिक बातें बताई हैं। फिर समस्या आती है कि शासक और प्रजा के बीच में बहुत गैप होता है। तो यहां पर हमने लोकतंत्र बनाया कि भाई जनता के द्वारा ही क्या होगा, शासक चुना जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें यहां पर क्या कैसे संविधान जब आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पर ये बहुत सारी बातें हो रही थी तो उनको भी शामिल किया गया। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि सामान्य ढंग से तो काम कर ही नहीं सकती थी। उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा गया है। और ये सिद्धांत कब बने हैं, आपके ये आंदोलनों के दौरान बने हैं। सिद्धांतों पर संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलनों में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई और संविधान बनाने के लिए जो कि प्रासंगिक थे, जिनको उचित माना गया। जैसे आप उद्देश्य का प्रस्ताव देख लें, उद्देश्यों को परिभाषित करता है, उद्देश्यों को मूल्य को समाहित करता है। 1946 में जो आया, आप यहां पर उद्देश्य के प्रस्ताव को देखते हैं। ये उद्देश्य का प्रस्ताव यहां पर, ये उद्देश्य का प्रस्ताव यहां पर बताया गया। यहां पर अपन ने कुछ ये तो क्या हो गई कि लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की बात यहां पर बनाई गई, कैसे हमारा संविधान बना। ये यहां पर उद्देश्य का प्रस्ताव हमको यहां पर बताया गया है कि ये उद्देश्य का प्रस्ताव है कि भारत क्या है, एक संप्रभु गणराज्य है। ये प्रस्तावना से मिलता जुलता मिलेगा। भारत ब्रिटेन के अधिकारों में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, एक संघ होगा। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कार्यों के संपादन करेंगे जिनका संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके संविधान के समक्ष शक्तियों सत्ता का स्रोत जनता होगी, है ना। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण और व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व राजनीतिक क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा यहां पर दी जाएगी। ये प्रस्ताव, ये क्या है आपका, ये है उद्देश्य का प्रस्ताव। ये क्या है, उद्देश्य का प्रस्ताव है और इसको क्या किया गया, उद्देश्य के प्रस्ताव के रूप में स्वीकार भी किया गया है। अपन ने शायद उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में यहां पर बात कर ली थी, तो ये उद्देश्य का प्रस्ताव नहीं, यहां पर क्या बताया जा रहा था कि जो सामाजिक लोकतंत्र है उसका मतलब क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहां पर बताया जा रहा था। तो याद रखेंगे यहां पर कि ये सामाजिक प्रस्ताव के बारे में हम उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यहां पर सामाजिक लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे।
तो इसका मतलब हमने देखा हुआ था कि क्या करेगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करेगा। अब ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों चीजें कहां से आपको देखने को मिली हैं? जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ था वहां से लेकर आए थे। और आपने ये तीनों चीजें देखी कि हमने अपनी प्रस्तावना में, अपने उद्देश्य के प्रस्ताव के अंदर भी इनको शामिल किया हुआ था। और इन तीनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते, तीनों को संयुक्त रूप से देखना पड़ेगा। अलग अलग आप देखेंगे तो इनकी मौलिकता समाप्त हो जाएगी, जो इन तीनों की आपस में मौलिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ये हमने यहां पर देखा हुआ था। ठीक, फिर उद्देश्य का प्रस्ताव, हमने ये देखा कि ये उद्देश्य का प्रस्ताव है, जिसे बाद में हमने क्या किया है, बाद में हमने इसको अपनी प्रस्तावना के रूप में यहां पर स्वीकार किया है। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान में हमने क्या कर लिया, समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संप्रभुता, है ना, और एक सर्वजनीय पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप यहां पर दिया है। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में अगर आप देखते हैं, यहां पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे, संविधान को प्रभावी बनाने का ये तीसरा कारक होगा। सभी संस्थाओं को संतुलित करना। जैसे आप देखो, विधायिका को ऐसा ना लगे कि ताकत मेरे पास ज्यादा है, कार्यपालिका को ऐसा ना लगे, न्यायपालिका को ऐसा ना लगे, तो इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित करना है। किसी को नहीं लगेगा तो फिर कोई ऐसा अपने आप को तानाशाही फील नहीं कर पाएगा। और देश आप देख पा रहे हैं किसी कारण से इतने लंबे समय से देश में आप जो हम बात करेंगे लोकतंत्र, हमारा संविधान जो जीवंत संविधान है, वो इतने लंबे समय से लगभग 70 से ज्यादा वर्ष हो गए हैं, अभी तक काम कर रहा है। 1947 से अगर आप देखते हैं आजादी, और 1950 में संविधान का लागू होना, 2023 चलिए 73 वर्ष तक आप देख पाए लगातार ये इसी तरीके से काम कर रहा है, जीवंत तरीके से, और हर एक वर्ग का भला कर रहा है। अगर आप यहां पर देखते हैं कि भाई संतुलन को स्थापित करने के लिए विचार मंथन किया गया, व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जो एक ओर विधायिका और कार्यपालिका के बीच और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच क्या करता है, संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है कि भाई केंद्र को ये ना लगे कि मैं पावरफुल हूं तो राज्य की वैल्यू खत्म, राज्य को ये लगेगा कि मैं केंद्र की नहीं पलट सकता हूं तो फिर केंद्र की वैल्यू खत्म। तो यहां पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हर एक संस्थाओं में। शासकीय संस्थाओं को सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवों से कुछ भी सीखने में संकोच नहीं किया। हम कुछ ना कुछ वहां से सीखते गए और लेते गए साथ में। इसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। उनके एक व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी भी ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्यों को संपन्न करने के लिए जरूरी था। अतः उन्हें विभिन्न देशों के अनेक प्रावधानों को भी उन्होंने वहां पर स्वीकार किया। लेकिन विचारों का लेना देना ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि हमने कोई नकलची मानसिकता अपना ली है। हमें लगा कि वहां पर ये विचार काम कर रहा है, हमारे देश में भी काम कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां अलग होंगी तो हमने उसमें कुछ बदलाव किए, है ना। तो संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर आप उचित सिद्ध करना कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप है। हमने जो चीज ली है तो हमने उसको कैसे लगाया, भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप उसको सेट किया और उसमें बदलाव किए। भारत का सौभाग्य था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण को त्याग दिया था और संपूर्ण विश्व को ही सर्वोत्तम चीजों, मतलब संपूर्ण विश्व की सर्वोत्तम चीजों को हमने ग्रहण किया था। हम केवल अपने आधार पर यहां पर नहीं चले थे। अब यह हम पूछना चाहेंगे कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता था? आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो वह क्या, उसमें केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं कि जो कमियों को दूर करें और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बने। ये आप देखें संविधान सभा चल रही है, बहस के दौरान ऐसे वक्तव्य कहे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी किसी ने क्वेश्चन दागा होगा कि आप तो नकलची हो गए हैं, आपने तो नकल करके चीजें बना ली हैं, तो वहां पर भी क्वेश्चन दागा गया होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब वहां पर दिया जा रहा था। हमने अलग अलग देशों से क्या लिया है, तो आप देखें हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से सबसे पहली चीज ली सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा वोट वाला क्या होगा, जीता मारा जाएगा, चाहे उसको 100 में से 11 वोट ही क्यों ना मिले हों, लेकिन ये सर्वाधिक होंगे तो वो जीता माना जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। सरकार का संसदीय रूप अगर आप देखें तो संसदीय रूप में हमने आप देखें 2 सदन लिए हैं, एक लोकसभा लिया है और एक राज्यसभा लिया है। लोकसभा लिया है और एक राज्यसभा लिया है, ये हम यहां से ले सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसको हमने यहां से लिया है।
कानून के शासन का विचार, हमारे यहाँ पर हर एक चीज, हमारे यहाँ पर जो शासन होगा वो कानून के हिसाब से चलेगा। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, मतलब अध्यक्ष के पद की विधायिका की बात कर रहे हैं तो आपको दो प्रकार के अध्यक्ष मिलेंगे, एक लोकसभा में मिलेंगे और एक राज्यसभा में मिलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं। तो इनके पदों के बारे में और इनकी भूमिका के बारे में भी हमने क्या किया, इनको हमने ग्रहण किया। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनेगा इसके बारे में भी हमने ब्रिटेन से ही चीजें ली हैं, लेकिन ब्रिटेन में कैसे बनता वो अलग है, प्रोसीजर लगभग सेम है लेकिन उसे भारत के अनुरूप ढाला गया है। अमेरिका से क्या लिया, मौलिक अधिकारों की सूची हमने ली, जिसे हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे होने वाले हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली कि भाई न्यायपालिका किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कनाडा से क्या लिया, तो एक हमने लिया अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया और सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ली। सरकार क्यों लिया, अगर मैं लिखूं केंद्र सरकार, केंद्र के नीचे है राज्य सरकार, राज्य के नीचे है जिला। अब आप अगर यहां पर देखेंगे, अगर यहां पर मैं बात करूं, आप देखें तो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है तो राज्य और जिला का पूरा मामला किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास। तो अगर अभी सामान्य दिनों में देखें तो ये केंद्र कैसा है, अर्ध है, आधा है, पूर्ण केंद्र या पूर्ण संघ के रूप में काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही यहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है ये पूर्ण केंद्र के रूप में काम करता है, या देश में जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तब भी ये क्या करता है, पूर्ण केंद्र के रूप में बात करता है। तो इसीलिए क्या कहा गया, एक अर्ध संघात्मक सरकार और एक सशक्त केंद्र, मतलब मजबूत केंद्र है और सरकार कैसी है, अर्ध संघात्मक है सामान्य दिनों पर। संघात्मक कब हो जाएगी, जब आप देखेंगे कि जैसे ही कोई आपातकाल की स्थिति यहां पर आ जाएगी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने यहां से लिया। अब क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि शक्तियां जो है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। कैसे विभाजन किया गया है, तो केंद्र और राज्य के बीच में बांटा गया है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। ये हमने पढ़ा हुआ था, हम जानते हैं। अब केंद्र और राज्य के बीच में मतलब यहां पर कोई सूची बना दी, इसको हम कहते हैं संघ सूची, तो वो केंद्र के पास चली गई, और एक बना दी इसको आप कहते हैं राज्य सूची, वो कहां चली गई, राज्य के पास चली गई। तो केंद्र सूची और राज्य सूची जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि संघ सूची जो है, संघ सूची आप पाते हैं तो आप देखेंगे कि संघ सूची में जो विषय बनाए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है, तो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसा ही राज्य सूची में देखेंगे तो उसमें डाले गए विषयों पर कानून कौन बना सकता है, राज्य सूची। एक सूची और बनाई है, इसको कहते हैं समवर्ती सूची कहलाती है। इस पर अधिकार किसका होगा, संघ का होगा और राज्य का होगा, संघ और राज्य का अधिकार होगा, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का माना जाएगा या संघ का माना जाएगा। अब इनके अलावा कुछ शक्तियां बच गई जिनको हमने क्या कह दिया, अवशिष्ट शक्तियां कह दिया, और जिनके पास ताकत किसकी होगी, इन अवशिष्ट शक्तियों पर ताकत किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। आयरलैंड से लिया हमने राज्य के नीति सिद्धांत, इसे भी हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं अपनी बुक के। तो ये डीपीएसपी है, कैसे होते हैं, इन सब पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रांस से क्या लिया, हमने अभी चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था कि हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। जो हम सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, उद्देश्य का प्रस्ताव देख रहे थे तब भी हमने इसको पढ़ा हुआ था। तो ये फ्रांस से लिया है। तो अब ये चीजें हमने ले ली, तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, तो निष्कर्ष ये है कि संविधान निर्माताओं की बुद्धि और दूरदृष्टि का परिणाम है कि वे एक देश को ऐसा संविधान दे सके हैं जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को यहां पर स्थान दिया गया है। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। जबकि दुनिया के अन्य संविधान केवल कागजी पोथों में ही दबकर रह गए हैं, उनका कोई अस्तित्व आपको देखने को नहीं मिलता। भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों, खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के संविधान को देखा और अपना संविधान तैयार किया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि संतुलित संविधान बनाया जाए जिसमें संविधान निर्माता संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलाऊ व्यवस्थाएं मात्र ना हो, बल्कि क्या हो, एक सिस्टमैटिक तरीका रखा जाए, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को लंबे समय तक संजोए रख सकें। आप पुस्तक के शेष भाग में, मतलब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे और इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, अलग अलग संस्थाओं के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहाँ पर पूरा हो जाता है। हमने चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर किया।
मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे सभी कोर्स हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री देख सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।